नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे एक बार आपका स्वागत है। और शुरू करने जा रहे हैं हम आज का सीरीज, जो कि आपका 31वां जो वीडियो है, ये इस पार्ट का निकलने वाला है। शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन और सेशन का 501वां क्वेश्चन। 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि वाले जिले हैं। तो दोस्तों, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक वन और सबसे कम जो वनों में वृद्धि हुई है वो किस किस जनपद में हुई, अगर देखा गया तो दोस्तों नैनीताल जनपद में 2.93% की वृद्धि हुई और रुद्रप्रयाग जनपद में आपकी 0.13% की कमी वहां पर देखने को मिली है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 17वें वन रिपोर्ट से संबंधित और भी चीज़ों को बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जुड़ के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं। अब दोस्तों, रिकॉर्डेड वन होता क्या है? तो दोस्तों, रिकॉर्डेड वन वह वन होता है जिसमें राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुके हो, चाहे वह वन हो या ना हो। राज्य सरकार के द्वारा उसको संरक्षित वन जो क्षेत्र है उसको घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित जो रिकॉर्डेड है उसमें कुल वन क्षेत्र कितने हैं। तो दोस्तों, आपके 37,999.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपके अभिलिखित या फिर आपके जो रिकॉर्डेड वन है उनको देखा गया है। अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 71.05% क्षेत्र पर हमारे रिकॉर्डेड वनों की जो संख्या है उसको बताया गया है। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले हैं। अब दोस्तों, अभिलिखित वन क्षेत्र वाले घटते क्रम में अगर पूछा जाए तो दोस्तों देखिएगा, अगर देखें तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और उसके बाद पौड़ी। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो 4 घटते क्रम वाले हैं तो सबसे ज़्यादा आपके उत्तरकाशी में होंगे, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में, फिर उसके बाद चमोली में, फिर उसके बाद पौड़ी में। इस तरीके से हम उसको याद करेंगे। फिर देखिएगा प्रतिशत में सर्वाधिक घटते क्रम। अच्छा दोस्तों, प्रतिशत में अगर देखा जाए तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो रुद्रप्रयाग है, उसके बाद आपका उत्तरकाशी है, फिर टिहरी है, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ को आप लोग याद रखेंगे। सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जो हमारे जिले हैं या फिर क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो आपके हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर है, फिर बागेश्वर है, उसके बाद फिर चंपावत हमारा देखने को मिलता है। प्रतिशत में सबसे कम बढ़ते क्रम में, अच्छा दोस्तों बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए प्रतिशत के आधार पे तो दोस्तों सबसे पहले तो हरिद्वार हो जाएगा, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर बागेश्वर, उसके बाद फिर चमोली आपका आंसर रहता है। वन पंचायत के 9 सदस्यों में से कितने सदस्य महिलाएं होनी चाहिए अनिवार्य है। अच्छा दोस्तों, जो वन पंचायत है उसमें 9 सदस्यों में से कितने सदस्य जो महिलाएं हैं उसको होना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले एक बार पूछा गया है। तो दोस्तों अनिवार्य जो महिलाएं होती हैं वो 4 आपकी होनी अनिवार्य वहाँ पर प्रदर्शित करा जाता है। प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले है। तो दोस्तों प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, सबसे ज़्यादा आपके पौड़ी गढ़वाल में है और सबसे कम आपके उधम सिंह नगर जिले में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में। अच्छा दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले अगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी पौड़ी में है, पौड़ी की बात आपके चमोली में है, चमोली की बात आपके उत्तरकाशी और उत्तरकाशी की बात आपके पिथौरागढ़ में है। अगर आपको घटते क्रम में ये पूछा जाएगा फिर बढ़ते क्रम में, तो आप टॉप में किसको मानेंगे? पौड़ी को मानेंगे, उसके बाद नैनीताल को मानेंगे, फिर उसके बाद उत्तरकाशी को, उसके बाद आप लोग चमोली को मानेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे कम हमारे उधम सिंह नगर में थे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमारा उधम सिंह नगर आ जाएगा, उसके बाद आपका हरिद्वार आ जाएगा, फिर आपका रुद्रप्रयाग और उसके बाद आपका चंपावत जो जनपद है वो आपका बढ़ते क्रम के लिए आ जाएगा। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक और सबसे कम जो वन प्रतिशत वाले जिले हैं, तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों नैनीताल में सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता देखी गई है, जो कि 71.62% देखने को मिली है। वहीं अगर बात करेंगे हम उधम सिंह नगर जिले की तो दोस्तों 16.64% वन क्षेत्रफल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रतिशत के आधार पर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो प्रतिशत के आधार पर कहें या क्षेत्रफल के आधार पर कहें, दोनों ही आधार पर जो उधम सिंह नगर है ये आपका सबसे निम्न में रहेगा। और क्षेत्रफल के आधार पर कहेगा तो फिर आप लोग पौड़ी को आंसर करेंगे, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन अगर पूछेगा तो फिर आप लोग नैनीताल को आंसर करेंगे। तो देख लीजिएगा कि दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपके नैनीताल में है, उसके बाद आपके चंपावत में है, फिर उसके बाद पौड़ी में, उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर देखें तो सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जो जिले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका उधम सिंह नगर आएगा, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन वाले जो क्षेत्र हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। राज्य के कुल वन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग
क्रमशः हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में जो वन प्रतिशत का भाग है वो कितना कितना प्रतिशत देखने को मिलता है। अगर गढ़वाल की बात करें तो दोस्तों गढ़वाल में आपका 63% जो भाग है वो वनों में तब्दील है। वहीं अगर बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र की तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में 37% जो भाग है वो वनों में हमारा देखने को मिलता है। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप टोंस नदी घाटी को याद रखिएगा, 76.6% के आसपास इसको देखने को मिलता है। उसके बाद जो कोसी नदी घाटी है, उसके बाद आपकी यमुना नदी घाटी देखने को मिलती है जो 56% के आसपास देखने को हमें मिलती है। तो आप लोग याद रखेंगे टोंस, कोसी और यमुना जो है वो सर्वाधिक आपकी वन भूमि वाली जो नदी घाटियाँ हैं उसके रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा भी जा चुका है कि सर्वाधिक वन वाली नदी घाटी कौन सी है, तो आपकी टोन्स के रूप में उसका आंसर इससे पहले दिया गया था। ऐसे वन जिसके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है वो कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वन जिनका संशोधन दोहन के बराबर नहीं के बराबर होता है तो वो देववन के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिएगा राज्य में पौध रोपण नीति कब लागू की गई। दोस्तों राज्य में जो पौध रोपण नीति है वो आपकी 6 जून 2006 को की गई। देश में यह पहली बार किया गया। तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि राज्य में पौध रोपण नीति कब की है। तो दोस्तों आपको 6 जून 2006 को आप लोग याद रखेंगे। वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई। तो दोस्तों कैंपा परियोजना जो है ये आपकी सोसाइटी के लिए जो मोड है, सोसाइटी मोड में जो कैंपा परियोजना है जो वानिकीय कार्य है उसके संपादन के लिए 2010 और 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कब किया जाता है। तो दोस्तों श्रीदेव सुमन की याद में 25 जुलाई को प्रतिवर्ष वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जुलाई उनके जन्म दिवस के रूप में ये आपका किया जाता है। फिर देखिएगा राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। अब 2008-9, कभी कभी 2009 ही डायरेक्टली आपको आंसर में दे दिया जाता है, तो 2009 आप लोग याद रखेंगे। इको टास्क फोर्स की जो स्थापना होती है वो 2008 और 9 के बीच में करी जाती है, जो कि आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनको वनीकरण और वनों की सुरक्षा के लिए इको टास्क फोर्स के लिए स्थापित किया गया एक आयोग है। फिर देखिएगा राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार पूछा भी जा चुका है कि राज्य में जो वनाग्नि काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो 15 फरवरी से लेकर मध्य जून, यानी कि 15 जो जून है तब तक का जो समय है वो हमारा वनाग्नि काल का समय माना जाता है। यानी कि आप लोग याद रखेंगे 15 फरवरी से 15 जून तक का। देश के प्रथम व महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो दोस्तों देश का प्रथम वन महाविद्यालय जो है वो आपका फॉरेस्ट कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, जो आपकी 1878 ईस्वी में करी जाती है देहरादून में। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों डिट्रिज वेंट्रिज भारत के पहला वन निरीक्षक की सलाह पर ही देहरादून में इसकी स्थापना हमारी की जाती है। अगर इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातों को अगर करें तो दोस्तों इसका नाम 1884 ईस्वी में बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया था और 1906 में अनुसंधान कार्य से जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आज़ादी के बाद इसको FRI के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और 1991 में दोस्तों इनको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी इनको प्राप्त करा दिया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। तो दोस्तों 1906 आप लोग आंसर करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को जरूर याद रखेंगे। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो 1991 में दिया गया था, हम देख चुके हैं। फिर देखिएगा अल्पाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अल्पाइन घास के जो मैदान हैं उनको आपका बुग्याल कहा जाता है, पयार कहा जाता है, मीडो अल्पाइन, फिर पाश्चर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इससे पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि थच कहाँ पर कहा जाता है, और आपका जैसे मर्ग है, गुलमर्ग है, वो चीज़ें हमारे कहाँ पर कही जाती है बुग्यालों को, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो वेदनी बुग्याल है, जो आपका चमोली जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों दयारा बुग्याल की जनपद में देखने को मिलता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और दयारा बुग्याल को विश्व के सामने या फिर विश्व प्रसिद्धि दिलाने का जो सही है वो किसको जाता है, उसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर देखिए भिंडर घाटी स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज किसने की। तो दोस्तों भिंडर घाटी कहीं फिर स्थित फूलों की जो घाटी है इसकी खोज करने का जो श्रेय है वो फ्रैंक स्माइथ को जाता है। फ्रैंक स्माइथ दोस्तों 1931 में इसकी खोज करते हैं और 1937 में इनके द्वारा 1938, 37, 38 दो कन्फ्यूजिंग डेट हैं, लेकिन जब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग 1937 ही पहला आंसर करिएगा। 1937 में इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, उस बुक को पढ़ने के बाद मार्गरेट लेक भी यहाँ पर फूलों का अध्ययन करने के लिए आती है और यहाँ फिसलकर उनकी मृत्यु हो जाती है 1939 में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जो फ्रैंक स्माइथ हैं इन्होंने ही फूलों की घाटी की खोज भी करी थी, और फूलों की घाटी का नाम
फूलों की घाटी स्माइथ की किस पुस्तक में देखने को मिलती है? तो द वैली ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहा है। तो दोस्तों द वैली ऑफ फ्लावर्स जिसकी मैंने बात करी वो आपकी वही बुक है जो 1937-38 के आसपास में लिखी गई थी। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कब से कब तक है? तो आप लोग याद रखेंगे जो ये समय है आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का के मध्य देखने को मिलता है। द्वितीय फूलों की घाटी चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों द्वितीय फूलों की घाटी कहीं या फिर चिनाब घाटी कहीं, ये आपका पेनखंडा में है। पेनखंडा आपका चमोली जनपद में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है। द्वितीय फूलों की घाटी यानी कि चिनाब घाटी किस जनपद में स्थित है? तो चमोली उसका आंसर मिला हुआ है। कौन सा बुग्याल नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी पर्वत आदि पर्वतों से ही घिरा है? तो दोस्तों जो हमारा औली है, औली या फिर गुरसू बुग्याल के नाम से जिसको जाना जाता है। तो दोस्तों औली में हिमकालीन जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। औली में दोस्तों एक रोपवे भी लगाया गया है जिसकी अगर लेंथ बताई जाए तो दोस्तों 4.15 किलोमीटर के आसपास से देखने को मिलती है। औली में जो शीतकालीन खेल हैं उनकी जो शुरुआत है उसकी शुरुआत 1983 में की जाती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसमें जो कार्य है वो खेल कार्य 1987 से प्रारंभ करे जाते हैं। 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका शुभारंभ करवाया जाता है। अच्छा दोस्तों अगर बात करेंगे हम औली की, तो दोस्तों औली एक पर्यटक स्थल के रूप में भी फेमस है जो कि हमारा चमोली जनपद में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो दोस्तों बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। दोस्तों बगजी बुग्याल से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल को किस वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर देखिएगा किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? तो दोस्तों वेदों का प्रणयन स्थल हमारा वेदनी बुग्याल को माना जाता है जो कि हमारा राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल के रूप में जाना जाता है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों स्कीइंग प्रशिक्षण शीतकाल में अगर देखा जाए तो दायरा बुग्याल में दिया जाता है। दायरा बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अच्छा दोस्तों दायरा बुग्याल को विश्व प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को दायरा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। अच्छा एक और यहाँ पर मक्खन की होली दायरा बुग्याल में खेली जाती है। तो दोस्तों मक्खन की होली के लिए जो फेमस व्यक्ति हैं वो किसके रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों उनका नाम चंदन सिंह राणा के रूप में जाना जाता है। देखिए दायरा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों दायरा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का जो श्रेय है वो आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो दोस्तों किस बुग्याल के पास है जो आपकी भागीरथी की नदी जो है इंद्रावती वो निकलती है? तो दोस्तों ये हरुनता बुग्याल है। अच्छा दोस्तों हरुनता बुग्याल हमारा कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चरथी बुग्याल कहीं या फिर छिपलाकोट बुग्याल कहीं, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दोस्तों छिपलाकोट अगर बात करें तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ के जो निवासी हैं उच्च हिमालय के आसपास जैसे धारचूला है और जौनजीबी है, बंगापानी है, इस क्षेत्र से के जो लोग हैं वो इसको लगभग हरिद्वार के बराबर की मान्यता देते हैं। तो छिपलाकोट में जनेऊ संस्कार हैं या फिर छिपलाकोट में जो भगवान केदारनाथ की यात्रा है वो बड़े भव्य दर्शनों के साथ वहाँ पर देखी जाती है। तो चरथी बुग्याल कहें या फिर छिपलाकोट बुग्याल कहें तो ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलती है। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है? तो दोस्तों ये हनुमान चट्टी के निकट देखने को मिलती है जो कि गुलाबी कांठा जो बुग्याल है आपके वो उत्तरकाशी जनपद में हमारी पड़ती है। फिर देखिएगा बुग्यालों में डोरवा या फिर पारस्परिक वस्त्र पहनने चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो डोरवा कहें फिर पारस्परिक जो वस्त्र पहने हुए चरवाहे हमारे होते हैं, जो आपके बकरवाल समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये वस्त्र पहने जाते हैं, तो इनको पालसी, वालसी या फिर बकरखाल या लौडिया के रूप में भी जाना जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड के भूक्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड का जो भूक्षेत्र है उसको वानस्पतिक बगीचे के रूप में जाना गया है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है? तो दोस्तों चरक संहिता में हिमालय को हिमवत औषधि भूमि नाम के रूप में जाना गया है। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? तो दोस्तों राज्य में सबसे पहले जो औषधीय पौधा है उसको बेलाडोना की खेती करी गई थी। गिल के द्वारा इसकी खेती की जाती है, नॉर्मन गिल के द्वारा। और बेलाडोना की जो खेती है दोस्तों वो 1903 में सर्वप्रथम इसकी खेती करी जाती है। सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी को संग्रहण का कार्य कब शुरू किया गया? तो दोस्तों सहकारिता विभाग के द्वारा जो जड़ी बूटी है उसके संग्रहण का जो कार्य है ये आपके 1972 में शुरू किया गया था। अगर देखा जाए तो जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जिलेवार जो भेषज सहकारी संघ है उसकी स्थापना आपका
1980 ईस्वी में की जाती है। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितने जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों वन जो प्रबंधन अधिनियम है 1982 में जो निकला था हमारा, उसमें आपके जड़ी बूटियों का जो प्रतिबंधित है वो आपके 114 जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको प्रतिबंधित किया गया था। हर्बल गार्डन की स्थापना कब कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों हर्बल गार्डन की जो स्थापना है ये आपके मोनी की रेती में करी गई है। मोनी की रेती आपका ऋषिकेश जो कि देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है। जड़ी बूटियों के विकास हेतु किसकी अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो जड़ी बूटियां हैं उसके लिए औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। बात करेंगे उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान HRDI स्थित है। तो दोस्तों जो जड़ी बूटी के लिए विकास संस्थान जड़ी बूटी के लिए अनुसंधान संस्थान है, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। जड़ी बूटी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका गोपेश्वर चमोली में देखने को मिलता है। राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक वन है ये 1800 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है, तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय अगर बात करेगा तो साल वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वृक्षों का जो प्रथम वृक्ष है या प्रमुख वृक्ष है वो साल के रूप में जाना जाता है। राज्य के उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों राज्य के जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है वो आपके 1500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है तो वो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के रूप में हमारा जाना जाता है। 1500 मीटर की हाइट में आपको मानसूनी वनों के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस बीच हम लोग डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितनी मेहनत हमारी लग रही है डिटेल में उतने व्यूज़ भी नहीं आ पा रहे हैं, और साथ ही जो हमारा कोर्स है बहुत लंबा खिंच रहा है। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है मे भी हो सकता है तब तक के लिए हमारा कोर्स कंप्लीट ना हो। तो हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं एटलीस्ट उनके पेपर तक हमारा ये सीरीज खत्म हो जाए। और डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो केवल वन लाइनर फॉर्मेट में हम इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में उस पर बात करेंगे, अन्यथा जहाँ पर हमें लगता है कि डायरेक्टली ही हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन करने चाहिए तो हम वही वहाँ पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।